राजनीति में हमके लगा तो ऐसे बढ़िया कुछ हम नहीं कह सकीला। सुना कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे ज़रूर हैं, हम गधे ज़रूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे ज़रूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। शानदार। नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टाइम्स ऑफ हिंद का यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं निकल चुका हूं, हम पूरी टीम हमारी निकल चुकी है उत्तर प्रदेश की चुनावी पड़ताल पर। और उसी कड़ी में बनारस के मस्त मौला बनारसी, दमदार बनारसी जी हमारे साथ जुड़े हैं आज द टाइम्स ऑफ हिंद के प्लेटफॉर्म पे। मैं इनके बारे में कुछ बताऊँ, इससे बेहतर होगा कि दमदार बनारसी जी खुद अपने बारे में कुछ बताएँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं बनारसी जी आपका हमारे द टाइम्स ऑफ हिंद के प्लेटफॉर्म पर। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के नमस्कार, अभिवादन। हर हर महादेव महादेव महादेव। और इसी के साथ मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, बनारस के बारे में और तमाम लोगों के, बनारस की जितनी भी तमाम लोग हैं उन सभी के तरफ से बनारस का हाल चाल बताएं। गुरु, हमारा इतना परिचय हो कि बस हम बनारसी हैं और बनारसी हमेशा मस्त रहलन। पूरा बनारस मस्त रही, चाहे जौन मुसीबत पड़े, हमहन के कौनो फर्क नहीं पड़त। यहाँ आप देखले होबा कि बम ब्लास्ट होले, ओकरे बाद संझा का बम फटल, सवेरे फिर लोग अपन अपन काम में लग जालन नहा धो के। तो यहाँ कोई का कौनो फर्क नहीं पड़त। बनारसी है, बनारसी मस्त रहलन। हम तो एक छंद के माध्यम से सबका परिचय बताइला कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी। भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भांग छाने भक्ति में मस्त हैं बनारसी। बनारसी हो तो गुरु मस्त रही। वाह वाह वाह, बनारसी है गुरु तो मस्त रहे। इसी कड़ी में सबसे पहले आपका जो नाम है दमदार बनारसी, बड़ा बेहतरीन, मतलब मुझे लगा, मैं सोचा था जब भी मिलूंगा आपसे तो इस बात पे सवाल ज़रूर करूंगा कि नाम पड़ा कैसे दमदार बनारसी। गुरु देखा, हम हाथ से कवि है और हमार पूज्य गुरुवर पंडित सुदामा तिवारी साण बनारसी जी, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, गुरु जी कलन की तोहार कविता में दम हो, ऐसे तू अपन नाम दमदार रखला उपनाम, तो हम दमदार तो रख ले ली। ओकरे बाद देखा गुरु, जो आदमी कवि होले ओकरे मन में जातिवाद नहीं होत, ओकरे मन में क्षेत्रवाद नहीं होत। तो कोनो नाम से, कोई का नाम से बाभन छत्री वैश्य शूद्र का कोनो भेद एकदम न मालूम पड़े, मिट जाए, ए बदे हम कली कि हम गुरु बिहारी, गुजराती, मद्रासी, राजस्थानी बन के काहे बदे रही। हम बनारस में ही तो बनारसी बन के रही। तो हम दमदार तो रहवा काल नाम, ऊपर से बनारसी जोड़ लली कि दुबे चौबे तिवारी सिंह गुप्ता से बढ़िया हो बनारसी। बहुत खूब बहुत खूब। हाँ। सबसे बढ़िया है बनारसी। अच्छा बनारसी जी, आप हिंदी के लिहाज से कवि हैं, जाने माने, आपको बनारस में बहुत बेहतरीन तरीके से सुना जाता है, माना जाता है। और हम कई लोगों से मिले तो उन्होंने भी आपका रेफरेंस देके हमें बताया, दमदार बनारसी जी से मिल लीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको जी। तो उसी कड़ी में पूछना चाहूँगा, हिंदी, आप इतने दिनों से हिंदी से जुड़े हैं, हिंदी से ये जो लगाव हुआ, हिंदी काव्य से, हिंदी साहित्य से, ये लगाव कब हुआ? शुरुआती दौर में जब हिंदी को आपने पढ़ा, हिंदी को अपनाया, तो कब ऐसा लगा कि नहीं ये आगे मेरे लिए कारगर होगी, या फिर कैसे जुड़ा हुआ हिंदी से?
देखा भैया, हम इस समय बनारसी बोले के मूड में ही, लेकिन आपके बात के जवाब दे हम एक थे आप लोगन तक संदेश पहुंचावे के चाहते हैं कि आप जौने मट्टी से जुड़ल हुआ आप ओकर खुशबू महसूस करा और लोगन तक भी पहुंचावे के कोशिश करा। आज के समय में काशिका, बनारसी बोली का नाम काशिका हो और काशिका भोजपुरी का अंग हो। भोजपुरी के 3 खंड में बांटल गए हो, 3 बहिन है भोजपुरी के, काशिका, मल्लिका और बल्लिका। तो हमन के काशी क्षेत्र में रहिला तो काशी और काशी के आसपास बोले वाली भोजपुरी के काशिका कहल जाले। ए समय जितने नौजवान हुवन जौन पढ़ले लिखले के बाद 2 अक्षर सोचेलन कि अरे यार भोजपुरी बोलब हमार नाक कट जाई मालिक, हमके सब बैकवर्ड समझिए, ये उन्हन का बेवकूफ़ी हो। गा भैया, तू पैदा भइला तो भोजपुरिये चलत रहल ना। हाँ, तोहर माई बाबू तो से घरे में भोजपुरी में बात करल ना। तू जब अपनावते हुआ तो माई बाबू काहे नहीं बदल दे तुआ? बदल पैबा? नहीं बदल पैबा। तो हम ये कहते हैं कि आप जहाँ भी हुआ अपने मट्टी का सुगंध बिखेरे के कोशिश करा गुरु। आपन चीज़ कम से कम दमदारी के साथ प्रोजेक्ट करे के कोशिश करा। आप हवाई जहाज में रहा, अमेरिका में रहा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहा, कम से कम अपने भाषा का मर्यादा बढ़ावे के जिम्मेदारी तोहार हो और तोही के लेके चले के पड़ी। आपन संस्कृति, आपन लोक सभ्यता के अगर भुला जीवा तो तोरे पल्ले बची का। दूसर बात आप कहला हिंदी से लगाव के बारे में, अब एक हम जवाब देते हैं। ऐसा हो कि इंटरमीडिएट में हिंदी का विषय जब हम पढ़ल शुरू कैली तो हिंदी आपके बता दें, लोग कहला कि दुनिया का सबसे मीठी ज़बान उर्दू हो। कहाँ से उर्दू ज़बान मीठी हो यार? घंटा उर्दू ज़बान मीठी हो। हम कोनो भाषा का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हम बतावते हैं कि उर्दू भी हिंदुस्ताने में पैदा भल, ठीक है। लेकिन उर्दू ग्रामर जब आप पढ़बा और उर्दू के बारे में उर्दू के विद्वानन के मत पढ़बा तो उन्होंने साफ साफ लिखले हवन कि उर्दू एक ठे बाजारू भाषा हो। बाजारू कहे के मतलब यह हो कि आम बोल चाल के भाषा। जब शासन करे वाले लोगन का भाषा फारसी रहल, अरबी रहल और शासन के अधीन जितने हमन के हिंदुस्तानी रही जा उन्हन के भाषा कहीं तमिल रहल, कहीं तेलुगु रहल, कहीं संस्कृत रहल, कहीं उड़िया रहल। हाँ, तो एक ठे बीच का रास्ता निकालल गया कि भैया जब तक आप कौनो देश के भाषा पर कंट्रोल नहीं कर पैबा तब तक तू शासन नहीं कर सकता। तो एक ठे बीच का भाषा बनावल गई, मने जहाँ जहाँ से शब्द मिलल उठा के उर्दू में घुसेड़ के एक ठे उर्दू नाम दियल गई। तो ओके बाजारू भाषा नहीं, चलन का भाषा हो, एकर अपन कोनो व्याकरण हो नहीं। तो ऐसे ई बात खारिज हो जाता हो। दूसर बात हो कि अंग्रेजी का लोग कहेला कि अंग्रेजी बहुत आसान भाषा हो। अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट हो। अंग्रेजी में समझे में ना आई कि बुआ हईन, मामी हईन, चाची हईन, हाँ, चाहे बुआ के बहन हईन, उन सबके आप आंटी कहबा। एक मामी का भी आंटिए कहबा का गुरु फ्रेम में आवे चाहतू का तो कुल जने के आप आंटिए कहबा, आंटी कहबा। एमन हिंदी में देखा फुआ है तो फुआ बदे अलग से उच्चारण हो, उनकर संबंध कारक वाक्य हो अलग से, पूरा व्याकरण का भंडार एमन 52 ठे अल्फ़ाबेट होला। अल्फ़ाबेट माने 52 ठे अक्षर होला। और सबसे बड़ी बात कि क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग बोलत में कहीं होठ चपकल हो नहीं ना, ई कंठ से बोलल जाला। चाचा जजा यहाँ ई तालु से ई तो ई कैटेगरी वाइज बांटल हो। तो ई सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणित भाषा हो। और सबसे बड़ी बात कि एकर व्याकरण इतना सशक्त हो। व्याकरण तो छोड़ दो, हम साहित्यकार हैं तो हम बताओ तो अमन हिंदी साहित्य इतना सशक्त हो, इतना संपदावान हो कि ऐसे बेहतर दुनिया के कौनो भाषा में तो के साहित्य न मिली। ई दावे के साथ कहते हैं। कबो कोई बहुत अपने यहाँ के कवियन का बड़ाई करे कि अंग्रेजी में बढ़िया किट्टो और लिट्टो हुवन उनके पढ़ा। हम कहे यार तू कबीर का पढ़ा, सूरदास का पढ़ा, तुलसी का पढ़ा, जगन्नाथ दास रत्नाकर का पढ़ा, भारतेंदु का पढ़ा, तेग अली का पढ़ा, के नाम बताई यार। इतना सशक्त भाषा हो ये बदे हमके ऐसे अनुराग भयल। और सबसे बड़ी बात हमार मातृभाषा हो। हम पैदा भइली तो हमरे घरे से हिंदी बोलल जाता हो, तो हिंदी से हम प्रेम काहे नहीं करी? ए बदे हिंदी के लगे जाते ही। बिल्कुल बिल्कुल। और बनारस तो वैसे भी सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है बनारस को। बनारस ज़िले में या बनारस शहर में कह लीजिए हिंदी का जो उत्थान रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। यहाँ से जैसे अभी आप नाम बता रहे थे, कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, तमाम लोग हैं। मैं सब सवाल पूरा हो जाने दीजिए पहले। तो इन लोगों के उत्थान के बावजूद जो बनारस में हिंदी की स्थिति है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बस वही पश्चिमीकरण का एकदम जो
अंधाधुन दौड़ लगल हो, यही पतन का कारण हो भैया। हम बतावत हई 9वीं कक्षा में पढ़े वाले 3 लौंडे, हम लौंडन कहब, अब कौ का कहब, 9वीं क्लास में कितना उम्र होला यार, लेकिन 9वीं क्लास में पढ़े वाले बाबू श्याम सुंदर दास और उनके 2 संगतिया और मिल के नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कैलन। और नागरिक प्रचारणी सभा का देन हो कि हम और आप आज हिंदुस्तान में हिंदी बोलत हई, नहीं तो हमन के भाषा उर्दू हो गल। एक ठे बहुत कठोर बात बतावे जाते हैं आप सबना के लिए। गांधी जी महात्मा हुवन, बापू हुवन, राष्ट्रपिता हुवन, हम उनके सम्मान देला। लेकिन जब हिंदी संस्थान वाले एक महावीर प्रसाद मिश्रा का किताब हो के कोट करत हैं, अगर आप लोगन का कुछ मटेरियल चाहिए तो वो यहाँ नागरिक प्रचारणी सभा में किताब सुरक्षित है, आप सबन के मिल जाई, आप ओके पढ़िया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद मिश्रा, महावीर मिश्रा का किताब हो, कोट करत हैं, नाम देखा तो महावीर मिश्रा लिखले हुवन कि जब हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य सम्मेलन रहल कि हिंदी सम्मेलन रहल, कुछ ध्यान नहीं आवता, ओकर अध्यक्षता करे बदे महात्मा गांधी के लगे जब गईलन हिंदी वाले, तो गांधी जी कहलन कि हम वही शर्त पे अध्यक्ष बनब जब आज़ाद हिंदुस्तान का भाषा हिंदुस्तानी, हिंदी नहीं हिंदुस्तानी रही और लिपि फारसी रही, तब हम अध्यक्ष बनब। मतलब हिंदुस्तानी में कुल मिक्स बेज हो, समझला, कुल सब्जी ओमन मिला के फेंट के तोके खियन, और लिखे बदे देवनागरी लिपि न चली, ओमन फारसी लिखे पड़ी, तब वो अध्यक्ष बनतन। तो हिंदी वाले उनके हाथ जोड़ लेलन, कहलन महात्मा तू अपने घरे रहा, फारसी बोलत रहा, हमें तो से कोनो मतलब नहीं हो। तो जे आदमी भूजा फाँक फाँक के हिंदी के जिंदा कैले हो, तो वो शहर से हमन कही जा। ये बदे हमके गर्व हो बनारस पर कि हम बनारस में पैदा भइली और बनारस का जिए के कोशिश करत हई। तो उसी बनारस में आज के तत्कालीन परिवेश में हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी का स्थिति बहुत गैल गुजरल हो। ए समय इतना ज़्यादा मॉन्टेसरी स्कूल हो, इतना ज़्यादा अंग्रेजी विद्यालय खुल गए हो कि रिक्शा और टाली खींचे वाले भी अपने लइकन का वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ावे के चाहत हुवन और कोशिश करत हुवन, खून बेच के पढ़ावत हुवन, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ावत हुवन। कि ईसाई मिशनरियन का कई ठो स्कूल खुल गए हो, ओमन पहले प्रार्थना होत रहल, वह शक्ति हमें दो, दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, चाहे या कुंदेंदु तुषार हार, ये सब कुल खत्म हो गए। अब प्रार्थना होता ओ माई लॉर्ड फलाना ढमाका, वो सब करत हुवन, अपन क्रास घुमा उमा के। ठीक हो, हम के बुराई नहीं करत हैं, लेकिन जब क्लास 1 से अंग्रेजी बोले के सिखावल जाता हो, बच्चा पैदा होता तो काका काका बतावे में गार्जियन का लगा था कि अरे बाप रे बाप, ये तो बैकवर्ड हो जाइए के एक कुछ जानकारी न मिली। और पैदा होते ही बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर, अब ABCD पढ़ावत हुआ। तो जब घर के माहौल तू बच्चन के ऐसा देवा तो बड़ा होके वो हिंदी बोले के गुनाह समझे लगी। हिंदी कहाँ से पनपी? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का अंधाधुन दौर चलत हो। ये बदे और भोजपुरी में तो भैया कोई बातें नहीं करे के तैयार हो, भोजपुरी घाट वालन के भाषा बन के रह गए हो। एके उत्थान कल जरूरी। हम तो आपो लोगों से कहब कि आप जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ प्रोजेक्ट करा, ये बात का कहा कि हिंदी की ओर लौटो। प्रधानमंत्री का हम बड़ी धन्यवाद देते हैं जो ने समय एक संकेत दिले हुए कि राष्ट्रभाषा करे जाते हुए हिंदी के, अगर कर दिलन। बस शुरू से ही बात चल रहा होता कि जौन भाषा पेट से जोड़ दिया जाए वही का विकास होई। तो अभी तक अंग्रेजी पेट से जुड़ल रहल, खूब पनपल, पूरा हिंदुस्तान में कुल अंग्रेजन का बाढ़ आ गए। अब हिंदी जुड़े जात हो तो हमन के मन में आस हो कि कम से कम अब हिंदी का भी विकास हुई। आप देखला चीन में इतना बढ़न देश हो, आप दूसरे देश का भाषा नहीं बोल सकता। चीन में जइबा तो चीनिये बोले पड़ी जी। तो कम से कम अपने भाषा के प्रति जौने देश में अनुराग न पनपे, वो देश का जिंदा रहल बेकार हो। हम तो कहब महामना मालवीय जी का ही तो देन रहल कि गुरु अदालती भाषा में ले अलन हिंदी जबरदस्ती जुड़वा के, नहीं तो अब में अलिफ बे पे ते टे से चलत रहत। हाँ, आप अभी अपने पूरे उत्तर में आपने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा करने का संकेत दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी वाराणसी से सांसद हैं और यहीं से चुनकर जब गए तो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल जो चल रहा है और जो 14 से लगातार चल रहा है, बनारस में उनका मतलब संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे उनके कार्य कौशल से, यहाँ पे जो उनकी कार्य योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखा गुरु, हम हैं साहित्यकार,
कवि हैं। और आपके बता दें जौन कवि और साहित्यकार होलन उ सरकार का स्थायी विपक्ष होलन। सरकार चाहे कौनो पार्टी का हो, कोनो मतलब नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी हुवन और ऐसा कठोर निर्णय ले ले हुवन, जैसे 370 हटौलन, कितना बढ़न सीना एकदम चौड़ा हो गल कुल देशवासियन का। हाँ, ये 335 से हटौलन। राम मंदिर का फैसला इतना बढ़िया, एकदम गदगद मन हो गल गुरु, मज़ा आ गए। तो ये बदे प्रधानमंत्री का मन करला कि 77 बार और वोट दें, लेकिन खड़ा होके भाई उम्र भी तो हो गए, कई बार प्रधानमंत्री चुनबा उनके। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तौर पे बहुत बढ़िया हो, लेकिन उनसे नाराज़गी भी हमार हो। हाँ, कैसी नाराज़गी? नाराज़गी ये हो कि कलन कि हम बनारस जब पहली बार जीतलन, कलन कि हम ना यहाँ हमको कोई भेजा है ना कोई बुलाया, हमको गंगा माई बुलाई है। तो जब तुम्हार गंगा माई बुलैली नहीं, स्लोगन ऐसा कुछ था कि ना मैं यहाँ आया हूँ, बतिया एके भइल हिंदी में बोल लेलन। तो ई गंगा के सफाई बदे कुछो नहीं भइल, कुछो नहीं भइल। और सरकार का विद्वत्तापूर्ण निर्णय है कि गंगा में नहर बनी। आप देखले हो बा, थोड़ा दिन पहले वहाँ से लेकर के भैंसासुर घाट से लेकर के 80 तक पूरा नहर खोद देलन। माई को पसंद नहीं आयल, मरली पानी बहा के उड़ा देली। तो कली की बढ़िया योजना ले आवा यार, कैसा कम से कम तो के गंगा बचावे के तो टिहरी काहे नहीं खोल देते हुआ, ओकर ऑप्शन बनावा, कोनो दूसरा ऑप्शन तलाशा, टिहरी खोला। भैया राम मंदिर के फैसला पे तो के सैल्यूट करत हई, लेकिन गंगा माई के फैसला पे तो से हम दुखी हई। एक ठे उमा भारती हईन, आप देखले हो बा, एकदम गेरुआ पहन के रहलिन, चौचक अलिन वहाँ 80 घाट पे दर्शन कैलिन। कली कि 1 महीने में गंगा की स्थिति सुधर जाएगी। वो 1 महीना का 3-4 साल बीत गए, स्थिति जस के तस रहल। गंगा जी उन्हन के सुधार दिली, आजकल दिखाई नहीं देते। ऐसा स्थिति खराब हो गुरु, का करबा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा काम हो कि जौन बनारस में दिखाई देत हो, जैसे सड़कन के स्थिति बड़ा सुधर गए हो, व्यवस्थित हो गए हो। वो जौन बनाओ तुमन का नाम हो, विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोरवा बहुत अच्छा बना तो, लेकिन जौन जौन मूर्ति जहाँ जहाँ से टूटल हो ओके वहीं स्थापित करतन तो और मज़ा आवत। भैया जौन कितना सालन से स्थापित हो तो वो तोड़ा बनावा, लेकिन फिर वहीं प्राण प्रतिष्ठा कर दा, तो ऐसे पब्लिक भी खुश हो जाए। कुछ जने नाराज हुवन, उन्हों का संतुष्टि मिली तो मज़ा आवत। अच्छा, लाइट वाइट का स्थिति में सुधार हो, दिखात हो, ठीक हो। एक चीज़ से हम बड़ा दुखी रहीला हमेशा। आप देखले हो बा, कौनो मंत्री के दौरा हुई, रातों रात रोड चौचक रह जाए, एकदम चमकौआ बन जाई, पेंट हो जाता है, एकदम पेंट हो जाई कुल। और चल जाइए तो 3 दिन बाद पानी वाले कहियन कि अरे यार जलकल विभाग का पाइप डाले के रहल, एक खोद दा, तो वो फिर से खोद डलियन। अच्छा, पाइप डाल के फिर ओके चिकन बना देंगे, तब तक बिजली वाले कहियन यार हमार तार भुला गिला, एक फिर से खोदा। मतलब साला हर महीना में रोड खोदे पड़ला। ऐसे कब छुटकारा मिली पता नहीं, मोदी जी क्या करत हुन। हाँ, अच्छा एक बात और हम कहते हैं, योगी बाबा हर महीने में चला। मेरा यही सवाल था अभी तो, नहीं पहले सवाल हमरे मन में पहले सवाल वो पूछा, पहले मेरा हो जाने दीजिए। देखिए अच्छा पूछा होना ये था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने इतना पूरा लेखा जोखा बता दिया, ठीक ना, और राज्य में उत्तर प्रदेश के बनारस के उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल चल रहा है पिछले 4.5 साल से। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या हालचाल उनका रहा पूरे 4 साल तक और कैसा काम धाम किए वो? आप अपना सवाल भी पूछ लीजिएगा। नहीं, अब सवाल का अब तो आप मन जोड़ दिले हुआ। ऐसा हो कि बढ़िया रहल। हम ही कहब कि देखा, कुर्सी पर बैठे वाले हर वो व्यक्ति के जौने के मौका मिली वो चोरी करी। मतलब वही बात हो गई ना कि आज के ज़माने में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। जो शरीफ वही है जो के मौका नहीं मिला था। एक ठे बड़ा अच्छा उदाहरण कोनो मिला देत रहल, टीवी पर सुनली कि एक ठे रेडियो थोड़ा सा तार तोड़लेस और ले जाके रेडियो बनावे वाले के देलेस। तो रेडियो बनावे वाले से पूछलस कि का बिगड़ल है मन, तो कलस कि अरे यार IC जल गए है कर 300 रुपया खर्चा लगी। तो वो जानत रहल कि खाली एक तार हम ही तोड़ ले तो बिगड़ल हो, लेकिन वो 300 रुपया जबरी ले ललस ना। आई के मतलब समझला तू कि वो 300 रुपया के घपला कर सकत रहल। रेडियो में डायमंड तो लगी नहीं कि 50 लाख मांग ले, तो वो 300 रुपया के चुरावे के मौका मिलल, वो लूट ले लेस। तो कुर्सी पर बैठे वाले हर आदमी जेके मौका मिलला वो लूटला, वो चोरी करला। जेके मौका नहीं मिलत वो ईमानदार हो, समझला। अच्छा, योगी बाबा पर्सनल तो भैया अकेले रहलन, कोनो दुनियादारी से मतलब हो नहीं, तो ईमानदारी का छवि उनकर बरकरार हो। अच्छा, काम करत मन। एक बात हमरे समझ में नहीं आओ, योगी जी के पर्सनली हम बहुत लाइक करीला। हाँ, योगी जी मस्त आदमी हुन। एक बात समझ में नहीं आओ, तो हर महीने
महीना में 3 बार बनारस उनके दौड़ के आवक पड़ा था। हमारे एक प्रश्न भैया ब्यूरोक्रेट तोरे हाथे में नहीं हो का कि तोके मुख्यमंत्री का खुद दौड़ के आवे पड़त हो, एकरे पीछे बहुत बड़ा कारण हुई तब है ना। अगर या तो अधिकारी तो नहीं सुनत हुआ कि बार बार आके डंडा करे पड़त हो, भैया कर कर कर। आप तो मुख्यमंत्री वहाँ से बैठल बैठल निर्देश दे सकेला। एक तो पक्ष ई हो, दूसरा पक्ष ई हो कि काशी सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र हो, राजधानी हो भारत के, तो काशी के संवारे बदे मुख्यमंत्री का जौन आपन चिंता हो वो बदे भी दौड़ के आवत हुआ, तो ये अच्छी बात हो। हाँ, हमके लगा था कि योगी बाबा दोबारा रिपीट कर सकलन। स्पष्ट तौर पे देखा बहुत जने नाराज हुआ, किसानन वाला मामला चलते आप देखते हुआ। अगला सवाल वही था मेरा, इसलिए मैं एक बार पहले पूछ लिया हूँ कि स्पष्ट तौर पे वही में लपेट दे के समझला ऐसा न हो। नहीं तो सिर्फ किसान का मामला नहीं है। हाँ। और भी 2-4 मामले हैं जिससे लोग नाराज हैं। गोरखपुर कांड भयल, टेनिया जोन कैले रहल, टेनी जी तो लखीमपुर में है, मनीष गुप्ता वो गोरखपुर वाले, ठीक ना। और भी ऐसे ही तमाम कई केस सामने आए हैं और ऐसे बहुत से केस थे जिसको विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। तो इन सब के बाद जनता में थोड़ा तो आक्रोश दिख रहा है, और फिर भी इतना स्पष्टता आप जवाब दे रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, क्यों? ऐसा न भैया, देखा हम बतावत है ई जौन के केस कहत हुआ, कुल केस उनके फेस करे पड़ी, समझला। और जो स्पष्टता हम बतावत है हमार आकलन हो, और ये आकलन का कोनो पॉलिटिकल, चूँकि हमार विषय समाजशास्त्र हल, ठीक है, तो हम एक समाजशास्त्री के नज़र से भी बतावत है कि इस समय योगी बाबा के लेके जनता में जितना आक्रोश हो ओकर परिणाम ई पहियन गुरु की वोट का परसेंटेज कुछ डाउन हो जाई, कहीं कहीं कुछ सीट भी कम हो जाई, लेकिन बाबा पूर्ण बहुमत से दोबारा आ जाइए। बताओ आपके बाबा जी का कहना है, बहुत बड़े बड़े मंचों से बाबा जी बात कह चुके हैं कि 350 सीट हम इस बार जीत रहे हैं। ये तो भौकाल है यार, ये मन कोनो दम नहीं है। सरकार बना ली है लेकिन 300 सीट नहीं जीत पाइन। इस समय आक्रोश पब्लिक के उनके समझ में नहीं आवत, और सीट का बंटवारा अगर समाजवादियन ढंग से कर दिलन तो इनकर बकिया उधेड़ देंगे। तो समाजवादी के जो मुखिया हैं इस समय, सुप्रीमो नहीं कहूँगा, मुखिया अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि बाबा जी से के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और हम 400 सीट जीत के फिर से सरकार बना रहे हैं। वो झूठे उछल कूद करत हुआ, ऐसा हो कि समाजवादी पार्टी का एक हवा बनावल जात हो, क्रिएट कल जात हो। कौन बना रहा है वो भी स्पष्ट करिए। वही बताई बनैयन और के बनैयन। देखा अब देखा आप घाट पे खड़ा हुआ, वो पुल दिखाई दे, तो चाहूँगा कैमरामैन को कि वो पुल दिखाया जाए। वो पुल दिखावा अब एक बात का स्पष्ट कर देता है। आप लोगन का ये पुल दिखाई देता हो ना, जरा सा इसको जूम किया जाए। हाँ जूम कर दो भैया। ये पुल रहो रामनगर से लंका सामने घाट तक का पुल, समझ ला। अब अखिलेश जी का सरकार योगी के पहले 10 साल रहल ना, 10 साल नहीं थी, 5 साल थी। भाई उनका बाबू 5 साल रहलन कि नहीं ओकरे पहले? हाँ तो 5 साल वो थे। समाजवादी पार्टी का सरकार, समाजवादी पार्टी का सरकार 10 साल रहल। 10 साल में पुल 3 ठो पिलर एयर से 3 ठो पिलर एयर से दे के पड़ल रहल, कुछो नहीं भयल। योगी बाबा अलन तुरंते मार के पुल के सीधा कर दिलन। तो एक छोटा सा उदाहरण दे लिया आपके, समझला, समझे बदे काफ़ी हो। फिर का तो उन काम बोलता है, कहाँ से बोलता है यार। अच्छा चला, देखा अखिलेश जी का भी हम पसंद करीला, हम सारा राजनेताओं को पसंद करीला गुरु। ये तो दुविधा वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, हम कोई का पक्ष में नहीं हैं, ये सही बात है कि हम निष्पक्ष बोलीला। अखिलेश जी कायदे का आदमी हुन, बढ़िया हुन, लेकिन अखिलेश जी का जो मंत्रिमंडल है, जो उनके सलाह देवे सलाहकार हुन, वो आधा पागल हमके लगलन। काहे से कि अंड बंड निर्णय दियन तो कहाँ से चली। अब जौने सीट पर वो क्षेत्र के मजबूत आदमी के लड़ावे, कोई वो सीट पर कोनो कमज़ोर आदमी का दिन भैया इनके लड़ा दा। अब अखिलेश जी उनके उतार दें, का वही नतीजा का हुई, सीट हाथ से गए। हम तो कहते हैं अखिलेश जी हम ही के टिकट दें तो हम खुदे लड़ जाएं, लेकिन कौन से विधानसभा से? अरे जायदा ही तो मस्ती का बात, राजनीति में थोड़ी। टाइम्स ऑफ हिंद के इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या ये संकेत दे रहे हैं कि राजनीति में भविष्य में उतर सकते हैं? कब्बो नहीं। लेकिन एक बात आपके बता दें, आप बिना राजनीति के बड़ा काम कर सकला, लेकिन जब बहुत बड़ा काम करे कोई तब राजनीतिक सहारा ले वहीं पड़ी आपके। नहीं, सक्रिय राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। ना सक्रिय हम तो आपसे कह दिली, कवि और साहित्यकार सत्ता का विपक्ष होला न स्थायी, तो हम खुदे विपक्ष में बैठे। आपके ही डिपार्टमेंट के एक लोग थे डॉक्टर कुमार विश्वास जी, वो उतरे थे सक्रिय राजनीति में। भैया
वो बहुत बड़हन आदमी रहलन, उनके समय रहते होश आ गए, ए बदे फिर लौट के आ गइलन। हाँ, नहीं तो वो मामला राजनीति में जाके अपन मिट्टी पलित करीलन, घरे लौट के बुद्धू घर को आए। तो हम कुमार जी का बड़ा प्रणाम करत हैं यही आपके चैनल के माध्यम से। और वैसे ही सद्बुद्धि अब हमरो अंदर आ गए तो हम राजनीति में काहे बदे जाई, उनकर दुर्दशा देख के हम खुदे मन नहीं बनावत हैं राजनीति में। वही हाल है कि कुछ दो तरीके के लोग होते हैं, जो खुद गलतियां करके सीखते हैं, जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो आप दूसरों की गलतियों से सीख लिए हैं, ले गुरु। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे साहित्यिक लहजे से यदि कुछ कहा जाए, तत्कालीन सरकार पे कुछ साहित्यिक लहजे में कुछ कहना चाहेंगे? अब तत्कालीन सरकार पे साहित्यिक लहजा में का कहीं एक ठे बात बतावत हैं। बड़ा लोग कहलन कि आपके बिरादरी के बारे में गोदी मीडिया आपका बिरादरी और मीडिया वाली तो हम बतावत ही। एक परिणाम कि हम कभी सम्मेलन करीला, अब चैनल वालन का बहुत ज़्यादा कभी सम्मेलन करीला। तो एक ठे चैनल से फ़ोन आयल, कहलन कि गुरु रुपया गिर रहा है, ए पर तक कविता करे खो। तो हम कली भैया कर दे, उमन कौन मुश्किल बात है, रुपया गिर रहा है तो कविता लिख। ये तो वास्तविकता है। तो वास्तविकता है, रुपया गिर रहा है तो कविता कर देंगे। कलन गुरु आप दमदार बनारसी लिखते हैं नाम, और बनारस से आते हैं, बनारस पीएम का संसदीय क्षेत्र है, तो आप रुपया गिर रहा है इस पर कविता करिएगा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। समझ ला? मैं चैनल का नाम जान सकता हूँ? ज़्यादा नाम बता के अब हम का अपन वहाँ से छुट्टी करा लें, जौन से पैसा मिला तो घबरा जाइए। आप आगे का संदर्भ बताइए। तो हम कल की रुपया गिर रहा, हम लिख देंगे भैया। जब उन्होंने कहा कि बात मोदी जी के खिलाफ में नहीं जाए, तो मैंने कहा कि रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मैंने लिखने की कोशिश की कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो ज़रूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? शानदार शानदार, रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। अच्छा, जो सरकार का कामकाज है, जो रवैया है, और जो जैसे आप कह रहे हैं कि साहित्यकार हम एक विपक्ष का रोल अदा करता है, हमारे साहित्यिक पुरखे कह लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी इतने बड़े विपक्षी साहित्यकार कहे गए, इतना अच्छा उन्होंने अपने साहित्य से सरकार का विपक्ष का चेहरा दिखाया उन्होंने। तो उस संदर्भ में एक विपक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कुछ साहित्यिक लहजे में सरकार के लिए? देखा गुरु, एक सरकार के लिए ही बस नहीं कहते हैं, हम ही कहते हैं कि कुर्सी पर बैठे वाले अगर हर आदमी चोर हुवन, तो जौन आदमी कम चोरी करे ओके चुने के चाहिए जनता का। समझ ला? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। अब स्थिति यह हो कि वो कानवा के पहचाने में बड़ा समस्या हो, तो कुल जने करिया चश्मा लगा के घूमत हुआ, तो चश्मा के पीछे कौन काना हो कौन अंधा हो पते नहीं चलत हो। तो आपके एकर पहचान करे के पड़ी, बहुत ज़रूरी है। काहे बदे कि आप एक बार चुनब तो 5 साल बदे तोहार पूरा भविष्य ओकरे हाथे में चल जाई। दूसरी बात हम ही कह चाहब कि एक छोटहन कविता के माध्यम से अब अपन बात हम लपेटे के चाहत ही, समेटे के चाहत ही। आप देखेला कि जब चुनावी माहौल चलेला तो हर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगावन, हाँ, तो उसे एक ठे व्यंग निकलने ही हिंदी का कविता है, आपके सुना के अपन बात खत्म करे के चाहते हैं। बिल्कुल। राजनीति में हमके लगा था ऐसे बढ़िया कुछ हम नहीं कह सकीला। सुना कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे ज़रूर हैं, हम गधे ज़रूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं।
हम गधे ज़रूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। शानदार शानदार शानदार, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी हैं आप इस लाइन से, इस कविता से। आपकी कुछ बेहतरीन कविताएं रही हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहीं, आपके नाम से, या कह लीजिए आपको उन कविताओं की वजह से नाम मिला या उन कविताओं को आपकी वजह से नाम मिला, एक दूसरे के पूरक है ये बात। बनारस में जब हम बात कर रहे थे तमाम लोगों से दमदार बनारसी जी के काव्य पाठ के बारे में, तो यही चीज़ कहा गया था कि भैया जो बनारसी लहजा वो अपने कविता में ज़िंदा रखते हैं, जो बनारसी लहजा वो स्टेज से दहाड़ के बोलते हैं, और उसके बारे में, उस लहजे में हम और कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, जो आपको लगे कि आपका सबसे बेहतरीन रहा, जो आपको अभी तक की लेखनी में, आपकी लेखनी में सबसे बेहतरीन लगा। वैसा कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं और फिर आगे हम इसी कड़ी में इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे और चाहते हैं कि हम दमदार बनारसी जी का द टाइम्स ऑफ हिंद के दर्शकों को कुछ बहुत बेहतरीन सुनने को मिले, जो अभी तक शायद किसी को न मिला हो। देखिए मित्र, मंचों की स्थिति अलग होती है। मंचों पर कविताएं ये सोच के सुनाई जाती है कि किस पंक्ति पर सबसे ज़्यादा तालियां बजेंगी जी, और मंचों से इतर वो कविताएं होती हैं जो दिल से निकलती हैं। ठीक है, बनारस हमेशा से ही एक संकेत देता रहा है, कौमी एकजहती की बात करता रहा है, शांति और सद्भाव की बात करता रहा है। जो लोग लड़ाने वाले हैं, जो लोग विवाद फैलाने वाले हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए मैं एक छोटी सी कविता जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो सबसे बड़ा नायक उभर करके आया वो मेरी नज़र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक रात में ख्वाब देखता हूँ, सपने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आँखों में आंसू हैं। मेरे बार बार पूछने पर वो नहीं बताते कि उनके आंखों में आंसू क्यों है। तब मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुँचाऊँ कि स्वर्ग में बैठने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंखों में आंसू क्यों हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हर्षित भाई, मेरा नाम संजीव है, आप 2-4 बार से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा संजीव जी। कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहाँ लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है, यहाँ सब चंदन है सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं, जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ ढोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। सुनिएगा कि जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है, कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए, यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। अगली पंक्तियों पे खासा ध्यान चाहूँगा। देखिए देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं है खार पाए जाते हैं, सत्ता में यहाँ गद्दार पाए जाते हैं,
बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा राम का लूटे दौलत। जब कभी खून का पंजा गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं होता है, कवि का ये कर्तव्य होता है कि वो समाधान देने की भी कोशिश करे। तो मैं कविता के अंतिम पंक्तियों में एक समाधान देने का प्रयास करता हूँ कि आइए आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें। हमारे हिंद से कभी भी गंगा ना रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा ना छूटे। चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा। कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न अब रोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न अब रोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न अब रोने देंगे। बहुत खूब शानदार। अपने प्यारे सुभाष को अब ना रोने देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समाज में, हमारे देश में इस समय संलिप्त हो चुके मतलब ऐसे तमाम मुद्दों को, ऐसे तमाम कुरीतियों को आपने उठाया है और एक जो प्यारा चेहरा आपने दिया है सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का इस पूरे काव्य पाठ में, वो और इसको चार चांद लगाता है। वाकई जो आपने बात कही थी कि स्वतंत्रता के संग्राम में यदि किसी का अभूतपूर्व योगदान, किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो वो नेताजी का रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने नेताजी को श्रद्धांजलि दी इस काव्य पाठ से। इसी के साथ हम लोग बनारस में खड़े हैं। बनारस, जैसा मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का है ये सारी चीज़ें। तो एक दो लाइन बस सुनना चाहता हूँ बनारस में। इस कविता के बाद सब खत्म। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, इस कविता के बाद सब खत्म। द टाइम्स ऑफ हिंद के सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से पहचान कराना चाहूँगा दमदार बनारसी जी का। दमदार बनारसी जी को आप सुन रहे थे, दमदार बनारसी जी के काव्य पाठ को आप सुन रहे थे। बनारस की हमारी यात्रा, उत्तर प्रदेश की हमारी यात्रा आप देख रहे हैं। बने रहें द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ और इसी कड़ी में जुड़े रहें द टाइम्स ऑफ हिंद से। हमारी उत्तर प्रदेश की यात्रा जारी है, इलेक्शन पड़ताल जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दमदार बनारसी जी आपका भी।